जल्दी करो, हाइब्रिड में थर्ड लास्ट रो में बहुत बातें हो रही हैं, बल्कि तेजी से बातें हो रही हैं। लेट आने वाले भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। ये कौम किस तरफ जा रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ। अच्छा, तबाही की तरफ। कोई ऐसा है क्लास में, कोई एक आधा भी चलेगा, कोई एक आधा क्लास में ऐसा है जो कहे कि आप मुझे खड़े करें और कोई मर्जी पूछ लें, मैं आपको फौरन बताता हूं कि P&L बैलेंस शीट और नोट के अंदर क्या जाएगा फलां बंदे के। कोई एक आधा क्लास में है ऐसा तो बताएं। इतनी फ्लुएंटली बताना है जितनी फ्लुएंटली अपना नाम और एड्रेस बताते हो। कोई एक आधा है क्लास में तो हाथ खड़ा कर दे। कोई हाइब्रिड में एक आधा है तो हाथ खड़ा कर दे। दो मिलके हाथ खड़े कर दें। जी बताएं। ठीक है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर फाइनेंस लीज, बैठ के मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर फाइनेंस लीज P&L। आईडीसी जाएगी, सेलिंग प्रॉफिट जाएगा और इंटरेस्ट इनकम जाएगी। बैलेंस शीट में पहले हाँ हाथ खड़ा कर लेना थी ना, हुण जिन बोलन दो जितनी वारी होंदी है जी। नहीं, बैलेंस शीट में जी आप बोलें। लीज रिसीवेबल जाएगा, करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल जाएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल जाएगा, अगर डिफरेंट हो गई है। और बस लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल बोलना था, बस ये दो लफ्ज बोलने थे। और कोई अपने आप को वॉलंटियर करे, बड़ा बोल रहे थे, और कोई वॉलंटियर करे। अब जो बोल रहे थे इधर आखिरी 2 रोज में, वो वॉलंटियर क्यों नहीं कर रहे अपने आप को? जी खड़े हो जाएं। जी आप मुझे बताएं कि मैंने मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की फाइनेंस लीज बोली थी, सिंपल लेसर की फाइनेंस लीज। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की ऑपरेटिंग लीज के अंदर P&L में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? रेंटल इनकम जाएगी। भाई ये वही सिंपल लेसर वाली सारी चीजें जानी है, लेकिन बता दो बैठ के। इस तरह ना बोलो सर, रेंटल इनकम जाएगी उसके बाद, ये सोच के ना बोलो रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन। ये जो होता है ना, ये हमारे घर में मास्टर मेरे बच्चे भी हैं, वो इसी तरह जब उनसे कुछ सुनने चलो ना, इधर उधर की पहले ये तुम सोच रहे होते हैं पीछे माइंड में, ये ना गेम में डालो। सर रेंटल इनकम जाएगी और सर इसके अंदर जो है वो व्हाट इज दिस, बैलेंस शीट में क्या जाएगा? पापा और इसके साथ जल्दी से बताएं और क्या जाएगा? अनअर्न्ड रेंटल या रेंट रिसीवेबल। और नोट में क्या जाएगा? एक मिनट, नोट हाथ खड़ा करें। नोट में हाँ जी, पीपी का नोट बनेगा और ऑपरेटिंग लीज का नोट बनेगा। ठीक है। अब कौन अपने आप को हाथ खड़े करता है कि मैं एंट्रीज बताऊंगा इंशाल्लाह? एंट्रीज आप, अच्छा 2 ये इनको मौका दें। फर्स्ट रो आप मुझे बता दें ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज। अभी इन्होंने हाथ खड़ा किया था ना, बोले। हाँ जी ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज। इस तरह नहीं बोलना ऑपरेटिंग लीज में सबसे पहले, ये चक्कर नहीं है। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, अगली एंट्री दोबारा ये किससे होगी? अच्छा तो पहली वाली होगी, दूसरी वाली दूसरी एंट्री मैं तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की बात नहीं की, मैं सिंपल लेसर की बात कर रहा हूं। ऑपरेटिंग लीज अगर सवाल खामोश है तो सिंपल लेसर है। पहली एंट्री ऑपरेटिंग लीज, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट दूसरी एंट्री। तो पीपी डेबिट कैश क्रेडिट करके आईडीसी चाचू ने लेके जानी है जनरल एंट्रीज में, बाद में चली जाएगी। क्या मतलब बाद में कैसे चली जाएगी? अच्छा आगे बाबू चलेगी, मैं ले गया। आगे आया कमाई की एंट्री क्या होगी? जी हाइब्रिड में आ जाए कोई मसला नहीं, खड़े रहे। रेंट सिविल रेंटल इनकम क्रेडिट, बैठना नहीं। और उसके बाद अगली एंट्री, इसमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? नहीं डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी नहीं बोलना, द वे
डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी वो बताएं, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? पीपीई को हम नहीं बस बोले कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ प्लस लीज की जो लाइफ है, लीज की जो लाइफ, ये नया लफ्ज आ गया है एलएल, लीज की जो लीज टर्म, क्या बोले? लीज टर्म। ठीक है, जब अपने आप को वॉलंटियर करें तो फिर आप लोग तैयार भी रहें, हम भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन वॉलंटियर करें। और जी और कोई जी औरों को मौका दें, औरों को मौका दें। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बड़ा लेवल है आप लोगों का। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपको पता है लीज का स्टैंडर्ड चल रहा है, यही बड़ी बात है। माशाल्लाह, आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो। आपसे तो कोई आसान सा सवाल पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताओ कि जो इंटरेस्ट पूछनी है, ये तो बात नहीं थी, अभी इंटरेस्ट चल रही थी, मेरा मूड बदल गया। पूछ लें आप। इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट में क्या फर्क है माय डियर? किन में से अर्लियर होती है? उनमें से मैं बोल के सोच रहा है। ठीक है, हाइब्रिड में सेकंड रो मोबाइल इस्तेमाल कर लें। हम कौन सा इधर पढ़ रहे हैं, हम ऐसे टाइम ज़ाया करने आए हुए हैं अपने। बैग में डालें आप जो मर्जी करें, तो हम तो ओके। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करें जी। आ जाएं पहले सफ़े पे। लीज क्या है, लेसी क्या है, लेसर क्या है, इंसेप्शन डेट क्या है। बस इस तरह भी एक दफ़ा नज़र मारने से ना चीज़ें जहन में आ जाया करती हैं। कमेंसमेंट डेट, इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ। एलपी में देखें कहीं जिक्र नहीं है आईडीसी का, कहीं जिक्र नहीं है इंस्टॉलेशन का, कहीं जिक्र नहीं है डी इंस्टॉलेशन का, कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि ये बारों बार कहाँ जाने हैं? जनरल एंट्रीज में जाने। इनिशियल रिकॉग्निशन आरओयू और एलएल की करेंगे। आरओयू की कॉस्ट निकालने का नीचे तरीका बताया हुआ है, डेप्सिएशन का तरीका बताया हुआ है। और साडा पेज कितने टुर गया? ये कौन सा पेज था? पेज 5। वेरिएबल लीज फॉर वेरिएबल लीज पेमेंट एलपी की डेफिनेशन में कौन सी वाली जाती हैं? डेट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और अ रेट, जो आउट ऑफ सिलेबस है। और कौन सी वेरिएबल लीज पेमेंट एक्सपेंस और इनकम में जाती हैं? लेसी के लिए एक्सपेंस और लेसर के लिए इनकम। डेट डू नॉट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स। ओके, अच्छा जी। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट हो गया, लीज टर्म हो गया, आईडीसी में जरा देख लें, काफी अरसे से नहीं देखा क्या क्या जाता है। कमीशन, लीगल फीस, कॉस्ट ऑफ, कभी ऐसे घर बैठे बैठे होते हैं? जरा IAS 21 देख लूं कौन सा था। कहते हैं मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आप लोगों से कभी होता है बैठे बैठे? नहीं होता है, माशाल्लाह होता है, लेकिन फिर उसके बाद भी कुछ होता है? नहीं, किताबें नहीं खोलती। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये थे लेसी के डिस्क्लोजर। इसमें उसने शॉर्ट टर्म लीज, लो वैल्यू एसेट दोनों कवर कर लिए थे बीच में ही। ये लेसी के डिस्क्लोजर थे। इसमें उसने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह शॉर्ट टर्म लीज को शो करने, लो वैल्यू एसेट्स को शो करने एक्सपेंसेस में, सब लीज की इनकम दिखानी है, पेमेंट्स शो करनी है, एडिशंस, और वो आरओयू का नोट बनाना है। ये किसका नोट था बोले? लेसी का। ये किसका नोट था? लेसी का। और चंद कुछ बातें लिखी हुई थी मैच्योरिटी एनालिसिस के बारे में। ये थी प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, P&L में कैसे शो करना है, और कैश फ्लो में कैसे शो करना है। फिर थी रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस, उसकी डिस्कशन थी। शॉर्ट टर्म लीज और थ्योरी में जो चीजें पढ़ी थी बस उन पे मैं नजर मार रहा हूं। ऊपर अभी किसके डिस्क्लोजर गुजरे हैं? लेसी के। ये इंडिकेटर्स थे, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। सेकेंडरी में से 3 याद हो गए थे। अगर गेन और लॉस
एसेट के उसके ऊपर लेसी को जाने, अगर लीज कैंसिल हो जाए तो किसने बर्दाश्त करना है, और अगर नॉमिनल रेंटल देके लीज एक्सटेंड करा सकें तो इन तीनों सूरतों में भी लीज को क्या कह सकते हैं। अगर पहले 5 का जवाब नो आ रहा है, अगर पहले 5 का जवाब यस आ गया, फिर तो सेकेंडरी इंडिकेटर कभी भी नहीं लगाने की जरूरत। सेकेंडरी इंडिकेटर तो लगेंगे ही तब जब पहले 5 का जवाब नो आ जाए। तो असल तो स्टैंडर्ड की कोशिश है लीज को फाइनेंस में डालो, नहीं तो फिर ऑपरेटिंग है। बस वो उसने डिसाइड करना होता है। फाइनेंस लीज में सेलिंग प्रॉफिट शो करेंगे P&L में, पेज 24। इंटरेस्ट इनकम शो करेंगे P&L में, और इनकम रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट्स। डन, आगे चलें। ये ऑपरेटिंग लीज की डिस्कशन थी। नीचे थोड़े से डिस्क्लोजर ऑपरेटिंग लीज के थे। कौन सा तेल लगाया हुआ, कौन से, नहीं पता, फिर डब्बे के बाद पढ़ के आना, पता नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है हमारा कि लीज में है या नहीं। उसके लिए हम 2 टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एक का नाम होगा कंट्रोल टेस्ट, यानी हमारा एसेट बेकाबू तो नहीं हो गया, मतलब कि हमारा कंट्रोल इस पर है या नहीं है, हमारा कंट्रोल इस पर है या नहीं है। वो लास्ट सेशन कौन सा था, KF5, स्टैंडर्ड कौन सा था, IFRS 16। इसमें डिस्कशन कौन सी थी, लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज। अच्छा, लास्ट सेशन में भी लास्ट सेशन वाले से उठाया होगा। उससे पिछला सेशन कौन सा था, स्टैंडर्ड कौन सा था, IFRS 16। डिस्कशन क्या थी, लीज इज ए लीज और इज, कि लीज भी है या नहीं है। खैर जाना हम तो पहले ही अगे टुर गए हैं। और ये देखना अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, बोंगी में कहते हैं उससे भी पिछला सेशन। हमारा आज का सवाल है लीज इज ए लीज और इट इज नॉट अ लीज। यार ये टच स्क्रीन नहीं है, उधर नहीं हो रही। अच्छा चलो, लीज इज ए लीज और इज, तो मैं पेज बता दूंगा, आइडेंटिटी एंड कंट्रोल टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट हमने परफॉर्म करना है, उसके बाद पता चलेगा ये लीज में है या नहीं है। यानी कि अगर कोई बंदा मारकर लीज पे लेने जा रहा है, किसी को मारकर नहीं, मारकर, अगर कोई बंदा मारकर लीज पे लेने जा रहा है तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आइडेंटिफाई होना चाहिए ना, कौन सा मार, काला वाला, नीला वाला, लाल वाला, यानी कौन सा वाला मार्कर है, ये तो पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए ना, नंबर 1। तो ये कौन सा टेस्ट है, इसके बाद क्या पता चलेगा, लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। इसके बाद पता चलेगा लीज भी है या नहीं है। जब ये डिसाइड हो गया कि काला वाला, नीला वाला, लाल वाला में से लाल वाला, जब ये डिसाइड हो गया, जब ये डिसाइड हो गया, पढ़ ले लेसी, ये लाल वाला। अब लेसी ये डिसाइड हो गया कि ये मार्कर लेसी ले रहा है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो गया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो गया। अगला सवाल, अब लेसी खोलने लगा मार्कर व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए, लेसी ने कहा जा, लेसी ने कहा क्या 4 साल का किराया दिया हुआ है, कहता है नहीं कंट्रोल मेरा है। लेसी ने कहा खोलने लगा, कहता खोल के बखा, खोल के बखा।
लेसर ने कहा मेरा कंट्रोल है भाई इस पे, तू केड़े पिंडों आए हैं, चल नस, ये 4 साल मैंने तुझे दे दिया है, कब खोलना है मार्कर मैं बताऊंगा, इसे कब लिखना है मैं बताऊंगा, कौन सी जुबान लिखनी है मैं बताऊंगा, लिखना भी है या नहीं लिखना मैं बताऊंगा। ये कौन लेसर बोल रहा है, लेसर बोल रहा है, ये कौन सा टेस्ट है? तो जाहिरी बात है भाई, चीजी आपको मिल जाए और चीजी आपको घर वाले गिफ्ट पड़े होते हैं ना, अम्मी कंट्रोल, अम्मी का अभी परफ्यूम को शर्म कर, पिछला खत्म कर, तो दैट इज लाइक अ कंट्रोल। तो कंट्रोल ईदी, तो जो भी दिल दिल में है वो बता रहे हैं, कंट्रोल टेस्ट। ओके, आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और इम्प्लिसिट भी हो सकती है। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि वाजे तौर पे लेसर बता दे कि भाई इनमें से आप जो है वो ये वाला मार्कर ले लें, और इम्प्लिसिट का मतलब है कि वो उसको जाके कहे यार गाड़ी खड़ी में ले लें, अब लेसी कहे यार कौन सी गाड़ी को निशान देखा, जाओ जाओ यार गाड़ी खड़ी है ले लें। अब वो बाहर गया तो 4 ट्रक खड़े हुए थे, एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको समझ आ गई यही वाली गाड़ी है, तो वो एक्सप्लिसिटली इशारा नहीं किया था उसने, लेकिन इंप्लिसिट थी बात, इंप्लाइड थी बात के, बस जब गाड़ी की बात हुई तो 4 ट्रक हैं तो एक ही गाड़ी है बेचारे लेसर के पास, तो वही गाड़ी है बस। फिर कुछ जरूरी नहीं है वाजे तौर पे पता हो, अगर एक बात इंप्लाइड है जरा समझ आ रही है अकल में तो वो भी चल जाएगा। कोई वाजे इतना जरूरी नहीं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए उंगली रख के ही लेसर बताया करे कि ये वाली चीज ले लो। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए एक चीज और जरूरी है, लेसर के पास एसेट बदलने का हक नहीं होना चाहिए। लेसर के पास एसेट बदलने का, एक बार याद रखिएगा, जितना लेसर को हम बांधते रहेंगे और जितना लेसर को हम वीक करते रहेंगे, कमजोर करते रहेंगे, उतना ज्यादा चांस हुआ करेगा कि ये लीज है। अगर लेसर को आपने मजबूत कर दिया ना तो फिर तो वो लेसी को चीज ही नहीं इस्तेमाल करने देगा, फिर वहां से वो कहां से लीज होगी। तो लीज बनेगी, लेकिन इन सारी डायग्राम के पीछे थीम एक ही है कि लेसर को जब कमजोर कर देंगे हम तो ये बन जाया करेगी लीज, और जब लेसर को इतना मजबूत कर दिया करेंगे कि वो इंटरफेयर करने लग जाएगा, फिर ये लीज फिर हम ये कह देंगे लीज ही नहीं है। फिर उसकी नॉर्मल एंट्रीज होंगी जो इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में पड़ी थी, रेंट, एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। एंट्रीज तो बड़ी आसान है इसकी, लेकिन ये थोड़ा तो खोल के पूरा तो अच्छी खूबसूरत वाली डायग्राम। अच्छा, तो आइडेंटिफाई करते हुए दूसरी चीज ये देखनी है कि लेसर उसको बदल भी सकता है या नहीं। अब ये तो बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि लेसर अक्सर कहते हैं कि भाई ये 4 गाड़ियां हैं, इनमें से ये वाली ले जाओ, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं ये वाली मंगवा लूंगा, उसकी जगह तो मैं दूसरी दे दूंगा क्योंकि फलां कस्टमर से बात चल रही है, शायद वो ये वाली ले ले। अगर लेसर ने ये वाला चक्कर रखा हो तो फिर गड़बड़ है, फिर लेसर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट है। लेकिन कुछ चीजों में सब्स्टिट्यूट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, कुछ चीजों में सब्स्टिट्यूट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, और कुछ चीजों में सब्स्टिट्यूट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। अब कॉलेज वालों ने कुर्सियां खरीद ली, ये नहीं जिसके ऊपर आप बैठे हुए थे, जो ड्रिल हुए हैं ये तो जमीन में, कॉलेज वालों ने वैसे कुर्सियां खरीद ली, लीज पे ले ली, खरीद नहीं लीज पे ले ली। अब वो बाद में उसने कहा यार ये इस कलर की कुर्सियां जरा दे दें, वो किसी स्कूल वालों को चाहिए, आप कॉलेज वाले आप दूसरे रंग की ले लें, तो कॉलेज वालों ने कहा अच्छा ठीक है। इसका मतलब है लेसर है सब्स्टिट्यूशन राइट। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकली सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे किसी लेसर ने आके आपको मशीन दी, आपने वो इंस्टॉल कर ली और अपने बाकी सारी मशीनों को उसके साथ इंटीग्रेट कर लिया। कोई सॉफ्टवेयर आपने लीज में लिया, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करके बाकी सॉफ्टवेयर के साथ आपने उसको मर्ज कर लिया, फिर वहां पे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वहां पे तो अल्लाह का शुक्र है लेसी ही मजबूत हो जाएगा, क्योंकि लेसर उसको बदल ही, याद रखिएगा लेसर बदल उस चीज को सकता है जो बदलने के काबिल हो। ऐसे अजीब सी बात कर रहा हूं, यानी आप साथ वाले की ऐनक आप बदल सकते हैं लेकिन उसका नोज, तो लेसर है सब्स्टिट्यूट, वो तो फिक्स हो गया हुआ है ना, तो चेक कर लेसर है सब्स्टिट्यूशन राइट। लेसर के पास क्या होना चाहिए, हो गया तो लेसर मजबूत हो जाएगा। हमने लेसर को क्या करना है आज, कमजोर। सब्स्टिट्यूट करने का राइट लेसर के पास तब होता है जब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है तो फिर कैसे सब्स्टिट्यूट होना है।
हाँ लेसर शिप्स लीज पे देता है तो ठीक है, एक शिप वापस आ रही सफर से, वो कहते हैं अब दूसरी शिप तुम ले लेना, वो कोई मसला नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं सब्सटीट्यूट हो सकती हैं, कोई मसला नहीं उसमें। 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 10 बसें खड़ी हुई हैं, 10 वैगनें खड़ी हुई हैं, लेसर सब्सटीट्यूट करता रहता है, इसकी बजाय ये कर लो, इसकी बजाय ये कर लो। तो चीज़ के सब्सटीट्यूट होने के लिए पहली शर्त है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो के वो सब्सटीट्यूटेबल है। अजीब सा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो के वो सब्सटीट्यूटेबल है। लेकिन खाली ये नहीं, लेसर उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले। वरना अगर वैसे ही वो कहे यार ये गाड़ी का रंग उस लेसी को पसंद आ गया तो फिर खैर है, फिर कोई मसला नहीं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि लेसर का सब्सटीट्यूशन राइट है, ये तो ऐसे ही उसने किसी कस्टमर के कहने पे उसको जरा रंग बदलने के लिए कर दिया, तो उससे लेसर बेचारे को किराया ज़्यादा तो नहीं आ जाना। दूसरी शर्त यह है कि लेसर को इससे किराया ज़्यादा आए, लेसर वुड टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। अब इसकी कई मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे लेसर ने लेसी को कहा कि मैं आपको 4 बाय 4 फुट की जगह शॉपिंग मॉल के अंदर दे देता हूं, मैं आपको 4 बाय 4 फुट की जगह शॉपिंग मॉल के अंदर दे देता हूं, आप वहां पे जाके अपनी रेडी लगा लो। वो रेडियां तो आजकल प्रॉपर टायर लगी हुई हैं, आगे खोते भी नहीं लगे होते। तो वो जो शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाते हैं, हम लोग तो मॉल, आप लोग मॉल कहते हैं ना मेरे ख्याल से आप लोगों के इलाके में, तो शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाते हैं। देखा करें कि नजरों की हिफाजत कर सकते हैं तो जाए, वरना तो आजकल। अच्छा तो गया भाई, मुझे लगता है मैं नहीं गया। अच्छा, सब्सटीट्यूशन राइट इज देयर, सब्सटीट्यूशन राइट मौजूद होता है, ठीक है, इफ प्रैक्टिकल एबिलिटी एंड लेसर वुड, और लेसर उससे बेनिफिट भी कोई एक्स्ट्रा ले सके, वरना उसने फिर, अब वो जो रेडी लगी हुई आइसक्रीम की, अब लेसर ने आके कहा, जिसकी बिल्डिंग थी, तो लेसर ने कहा कि ये स्पेस लीज पे ले लें, स्पेस ऊपर ना चले जाइएगा, ये जगह 4 बाय 4 फुट की जगह लीज पे ले लें और यहां रेडी लगा लें। थोड़े दिनों बाद लेसर आया, लेसर ने रेडी पकड़ी, रेडी चला रहे हैं। और भाईजान किथे, और भाई वो मशरिकी कोने पे चले जाओ तुम प्लाजा के, वो मशरिकी जुनूब मशरिक में चले जाओ। ये मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब किसी को पता है? हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाए, हाथ खड़ा करें, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट, खड़े हो जाए, किबले की तरफ मुंह करें, किबले की तरफ मुंह करें, पूरी बॉडी कर लेना, इसी तरफ है किबला। अब ये कौन सी साइड है? और ये भी नहीं पता, बोलो फिर। मगरिब तो बैक पे, तो राइट पे शुमाल, तो लेफ्ट पे जनूब। तो पुराने जमाने में जो लोग आते थे वो ये नहीं कहते थे पीछे देखो, आगे देखो, दाएं देखो, वो तो जो उल्टा मुड़ता था तो पीछे और हो जाता था उसकी जगह। तो पुराने जमाने में कहते थे जनूब मशरिक में मैं खड़ा हूं, वो बेस, ओ नॉर्थ वेस्ट, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। चलें, हो गया अब याद? किबले की तरफ मुंह करो, पाकिस्तान में रहते हुए, उधर जाके ना किसी और मुल्क में किबले की तरफ मुंह करो, पाकिस्तान में रहते हुए। हो गया? क्या हो गया? लीज तब बनेगी जब, बोले ना, लीज तब बनेगी जब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो जाए। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? कि चीज का पता चले कौन सी ले रहा हूं और लेसर को बदलने का हक, तभी तो चीज आइडेंटिफाइड है, वरना चीज आइडेंटिफाइड है ही नहीं। लेसर को बदलने के हक में दो बातें होती हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो कि वो बदला जा सकता है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बदला जा सकता है, फिर तो लेसी मजबूत है। देखिए, लेसी ने मशीन लेके इंस्टॉल कर लिया, अब प्रैक्टिकली बदली नहीं जा सकती, फिर तो अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला ही नहीं, फिर तो लेसी की चीज है। प्रैक्टिकली किस चीज को बदला जा सकता है? जो कि बदले जा सकती है प्रैक्टिकली, उखाड़ने की जरूरत नहीं जिसको, मतलब, एंड लेसर वुड बेनिफिट। अच्छा जी, ये थे दी, इधर वापस आ गए। लीज इज ए लीज और इज, इस पे अगला टेस्ट कौन सा है? कंट्रोल टेस्ट। इनके मजे लगे हुए, लिखी लिखाई दिखा रहे हैं, ये भी लिखते ना आज तो इनको पता चलता। अच्छा, कंट्रोल में यह है कि लेसी हैज द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली, लेसी इससे तकरीबन सारे बेनिफिट उठा सकता है, लेसी से सारे बेनिफिट उठा सकता है। मतलब यह कि तकरीबन सारे, कोई इक्का दुक्का दफा हो सकता है कि लेसी लेसर को कह दे यार 2 साल के लिए ये शिप आप लीज पे ले लें,
लेकिन उस 2 साल में से कोई 2 दिन के लिए कहे यार आपकी शिप ज़रा खड़ी हुई है सुनाई दरी, तो ये मैंने ज़रा कराची से बस करीबी साहिल पे एक सामान भिजवाना है, ज़रा आप थोड़े दिन के मुझे ज़रा दे दो, इतना हल्का फुल्का कहता है चलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लेसी हैज़ अ राइट टू ऑब्टेन 100% बेनिफिट्स। ये मार्कर उसने मुझे लीज पे दे दिया 2 साल के लिए, तो कोई नहीं घंटे के लिए कहीं ले जाया करें मार्कर, उसको इस्तेमाल करके वापस, कहते हैं इतना चलता है। अगर 90% यूज आप लेसी को करने दे रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसी मजबूत है। और ये लीज है, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, सबक है। तो ये लीज ना भी नोट करें, तो ये लीज है। और दूसरी और आखिरी बात, अच्छा ये जो सारी मैंने बातें लिखी ने इस एंगल से लिखी कि हम लीज को लीज बना रहे हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो ये फिक्रा ऑल्टर होगा ना, जाहिर सी बात है। लीज कब लीज बनेगी? जब आइडेंटिफाई हो और जब एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली पता चल जाए और लेसर उस चीज को बदल। लीज कब लीज बनेगी? जब हमारा एसेट पे कब्जा हो। एसेट पे कब्जा कब होगा? जब 90% एसेट को हम इस्तेमाल, 5-10% लेसर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ले जाया करे, कोई मसला नहीं। और लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज की डायरेक्शंस लेसी के पास होने चाहिए। ये जो मैंने मार्कर खोला था इसने रोक दिया था ना, ये नहीं होना चाहिए। मैं जहाज उड़ाने लगूं या शिप लेके जाने लगूं, लेसर के नहीं, तो भाई ये क्या फिर लीज हुई? तो मेरे पास यूज करने की डायरेक्शंस देने का राइट होना चाहिए। बोले जरा, मेरे पास यूज करने की डायरेक्शंस देने का। फ्रिज जो होता है घर में, तो अम्मी के पास उस फ्रिज को कब खोलना है, कब बंद करना है, क्या करना है। बल्कि दुकानदार जो है आजकल गुस्सा कर जाते हैं, आप 1 मिनट के लिए फ्रीजर खोले, भाईजान बंद करके देख लो केड़ी बोतल लेनी, दूर से ही आवाज आती है, तो ठंड बाहर कट रहे ना तुसी। तो वो फिर दुकानदार के पास क्या होता है? यूज की डायरेक्शंस देने का राइट दुकानदार ने अपने पास रखा होता है। वो तो वैसे ही एक बीच में मिसाल आ गई, मैं लीज की मिसाल तो नहीं दे रहा। तो अगर यूज की डायरेक्शंस देने का हक किसके पास है? लासी के पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लीज भी लीज है। चलें 1-2 मिनट ले लें ज्यादा। ये ना एसी सारे उखड़वा दो, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। आ जाओ 22 पे, 24 पे, 25 पे, 26 पे। और हाइब्रिड वालों सब सही जा रहे हैं? ठीक है, चलें, शुक्रिया। ये फर्स्ट रो में भी नोट कर लें, ये हाइब्रिड फर्स्ट रो नोट हो रहा है जी, शुक्रिया। आगे का इंतजार हो रहा है यार, आओ ना सबकी जरा रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दो। हाँ कर दो अब, हर एक के मुताबिक तो नहीं खाने में नमक डाला जा सकता ना। हो गया, इसको फारिग कर दूं, यहां तक ले आऊं? नहीं यहां तक, ये तो यहां तक तो ले आए ना, यहां तक ले आए। समीर भाई इधर आए, 500 रुपए का चेंज आएगा, ले आए दफ्तर से 500 रुपए का चेंज। मस्जिद के बाहर से छल्ली खानी है मैंने, ये छल्ली वाला आ गया है आजकल, वैसे ही खिला दूंगा, रहने तो यार, दे दो वापस। कोई 1-2 बंदा क्लास में हाथ खड़ा करके बता दे कि लिखने के साथ साथ हम थोड़ा सा सोच और समझ भी रहे होते हैं। कोई 1-2 बंदा, सच्ची पूछ रहा हूँ। आप माशाल्लाह, दो लोग ऐसे हैं हमारी क्लास में कि लिखने के साथ समझ भी रहे होते हैं। कितने लोग कह रहे हैं हमारा फोकस लिखने पे होता है, कोई गलती ना हो जाए। जी, हाइब्रिड में कितने लोग सोच के लिख रहे होते हैं?
अच्छा, ओ माशाल्लाह, ये तो सारे ही सोच के लिख रहे होते हैं। क्या करना है इसको? ये ऊपर करा दें विंग्स भाई, मैनुअल उत्ते होंगे ने, रजिस्टर तो कर दें। बंद कर दे यार, हालांकि घर बैठे हो, हमारी मर्जी है, बंद कर दे यार। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, चेंज मिल गया 500 रुपए का, ले आओ। जी सर, वो सारा सच चले गए थे। कोई बंदा नोट कर लें, रिलैक्स हो। बस कर देना, जल्दी कर लें। अच्छा, कोई बंदा हाथ खड़ा करके ये 4 बातें बता दे उर्दू में। हाथ खड़ा, जी आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं। Identification test. Lesser has the right. Lesser lesser has the option to substitute the asset. The asset. लेसर हैज नहीं, ऊपर से तरतीब से जरा बताएं। Lesser has the lesser has the substitution option, and the lesser. नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यानी कि ये टेस्ट लगाने के लिए लीज इज Is it a lease or not a lease? First of all, identification test, then controls test. Identification test, lesser has the substitution option, and the second one is. हैज नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन, हैज नो सब्स्टिट्यूशन। अब कोई उर्दू में बताए, उर्दू में बताए, उर्दू में भाई बताएं, आप बताएं उर्दू में। हाँ, खड़े होके बता दें। लीज बन जाएगी, और फिर आगे बोलें। लीज बन जाएगी, लीज बन जाएगी, निकाह बन जाएगा, सॉरी लीज बन जाए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो जाए और कंट्रोल, सॉरी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो जाए और कंट्रोल टेस्ट पास हो जाए। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ये कहता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ये कहता है एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिटली बता दिया जाए, या फिर लेसर के पास सब्स्टिट्यूशन का राइट ना हो, यानी ये यहाँ नहीं है, ये दो अलग अलग, और लेसर के पास राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना हो। अब नीचे आ जाओ। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिट पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो पागल है सी। कंट्रोल टेस्ट बोले, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा लो। अच्छा चलो, कंट्रोल टेस्ट में सब्सटेंशियली लेसी के पास यूज ऑफ राइट ऑफ यूज हो और डायरेक्ट टू यूज का राइट हो। एक्सेलेंट, डायरेक्ट टू यूज का राइट वाला लफ्ज बड़ा अच्छा इन्होंने याद किया। तो ये चीजें अगर साबित हो जाएं तो लीज क्या बन जाएगी? लीज बन जाएगी। ये पेज देखें कौन सा है, 33। रिवाइज कर लें जरा, रिवाइज कर लें। 33 आइडेंटिफिकेशन ऑफ
लीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इज एसेट आइडेंटिफाइड explicitly or yes, lesser has substitution no। तो ये आप अच्छे ट्रैक पे हैं, अब लीज ही है, अभी चलते रहे आप, इसका जवाब नो आना चाहिए। एसेट वाजे तौर पे पता चल जाए या इंप्लाइड हो, दूसरी बात लेसर को उसको बदलने का हक ना हो, तीसरी बात लेसर कैन डिराइव, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, लेसी कैन डिराइव ऑल द, एंड लेसी कैन डायरेक्ट द यूज ऑफ, इन सारी बातों का यस जवाब तो, और इनमें से अगर इज एसेट आइडेंटिफाइड एक्सप्लिसिटली नो, तो नॉट अ, लेसर के पास सब्स्टिट्यूट करने का राइट है, नॉट अ, अच्छा लेसर सब्स्टिट्यूट तब कर सकते हैं जब दो बातें हों, वो सब्स्टिट्यूट होने के काबिल भी हो और दूसरा उसको ज्यादा फायदा हो उससे, और अगर एसेट भी पता चल गया कौन सा है, लेसर उसको बदल भी नहीं सकता, लेकिन लेसी को यूज करने की डायरेक्शंस देने का हक छीन लिया गया, नॉट अ, लेकिन यूज करने की डायरेक्शंस भी हैं, लेकिन ज्यादा एसेट लेसर आके इस्तेमाल कर रहा होता है, गाड़ी में बैठा रहता है, लेसी को इस्तेमाल ही नहीं करने देता। ओके, चलिए अब हमने कोशिश की है डायग्राम्स के जरिए, अब मेरे ख्याल से थ्योरी करके फिर पास पेपर शुरू करते हैं इसके, निकालें जी थ्योरी बस स्टैंडर्ड की इतनी है, ये जो पेज है, ये कौन सा पेज है बोलें, 29। ओके, ये ना आपने इंसेप्शन डेट पे डिसाइड करना है, कमेंसमेंट डेट पे नहीं। जिस दिन वो लीज एग्रीमेंट हो रहा है उसी दिन आप डिसाइड कर लें ये चीजें कि लीज भी है या नहीं, फिर तो एसेट आ जाना है, फिर तो रुखसती होगी, फिर तो आपने मिलना नहीं तो इसलिए जिस दिन एग्री हो रहे हैं ना उसी दिन डिसाइड कर लें कि पराचे हैं या गुज्जर हैं। एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एन एंटिटी शैल असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। ये जो और कंटेन्स है ना, इसको ब्रैकेट में ले लें, ये लफ्ज शायद वो लिखा करेगा, लेकिन ये चीज हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। और कंटेन्स वाला लफ्ज लिख देता है वो, लेकिन ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। इसकी वजह सुन लें, सीए फाइनल में आप पढ़ेंगे कि जिस वक्त कोई एसेट लीज पे दिया जाता है तो कई दफा साथ सर्विस एग्रीमेंट भी कर लिया जाता है, इस मशीन की रिपेयर भी करके दिया करोगे, इस गाड़ी की ओवरऑलिंग भी करा के दिया करोगे। वो चीज़ हमारे सिलेबस में टोटली नहीं है। तो कई दफ़ा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पूरा लीज होता है, और सीए फाइनल में पढ़ेंगे कई दफ़ा बड़े कॉन्ट्रैक्ट में 90% लीज होती है, 10% कोई और भी एग्रीमेंट होता है बीच में एसेट की सफाई करके देने का। तो इसलिए वो लफ्ज़ यूज कर देता है कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज और कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज। तो कंटेन्स अ लीज वाला हमारा तो कोई सवाल नहीं आया पास पेपर में, ना कभी आएगा। बस ये हमारा सवाल होता है वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज और नॉट अ लीज। अच्छा जी, बता दें जी इस लाइन से क्या पता चला हमें कब ये डिसाइड करना है कि ये लीज है या नहीं। बस इस लाइन से ये पता चला। अ कॉन्ट्रैक्ट इज, और कंटेन्स मैंने कह दिया, ये ना पढ़ा करें। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज if the contract conveys, असल में ये कंट्रोल और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसने ऊपर डाल दिया है सारा, नीचे उसकी डिटेल दी है। तो कहते हैं दो चीजें देख लो। नंबर 1, हमेशा लीज तब लीज बना करेगी जब नंबर 1 आपके पास क्या है, राइट टू कंट्रोल।
राइट टू, जिसमें दो बातें अभी हमने पढ़ी हैं, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ व्हाट, आगे आइडेंटिफाइड का मतलब फिर यहां पे पढ़ लेंगे और कंट्रोल का मतलब यहां पे पढ़ लेंगे, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम लीज टर्म, यानी इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, यानी वो इंस्टॉलमेंट्स वाला कॉलम। इस लाइन से पता चला जब लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपने देख लेना है वो तभी लीज का बनेगा जब आप कंट्रोल कर सकें एसेट को, और एसेट भी पता हो कौन सा वाला है जो आप कंट्रोल करें। इज द एसेट आइडेंटिफाइड? आइडेंटिफिकेशन कैन बी explicit or contract might name a specific asset explicit identification, और specific asset could simply be implied through it being made available। वो जाओ मेरे ड्राइवर से बात कर लो, वो गाड़ी तुम्हें दे देगा, बस ठीक है वही है। फिर जी नंबर शंबर गाड़ी का, जाओ यार नंबर शंबर गाड़ी का नाम है, जाओ मेरे ड्राइवर नीचे खड़ा हुआ, जो गाड़ी देगा बस वही वाली है, बस ठीक है ऐसे भी चलेगा। कहता है assets are not considered as identified, assets are, अब हमारी सारी एफर्ट जो है ना पेपर में इंग्लिश लिखने पे होगी, वो अभी हम इंशाल्लाह अब शुरू करेंगे आज। कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान सा है लेकिन अंग्रेजी लिखना सीखना है। एसेट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज, एसेट उस वक्त आइडेंटिफाइड नहीं होते अगर, नहीं भाई लेसर नहीं ना, अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ कि ये लीज भी है या नहीं। अब लेसर के लिए वो लफ्ज यूज करेगा सप्लायर का, और लेसी के लिए लफ्ज यूज करेगा कस्टमर का, अगर कहीं उसने किया हुआ है तो अब वो लेसर के लिए लफ्ज यूज करेगा सप्लायर का। फिर जब डिसाइड हो जाएगी ना लीज है तो फिर लफ्ज बदल लेंगे। फिलहाल लेसर के लिए वो लफ्ज यूज करेगा सप्लायर का। अगर बन गया वो लेसर, सॉरी सप्लायर तो करेगा ही, अगर वो लेसर बन गया तो फिर उसका नाम लेसर हो जाएगा, यानी लीज बन गई तो। और लेसी के लिए वो लफ्ज यूज करेगा कस्टमर। तो सप्लायर को चाहिए कि कंट्रोल भी लेसी को दे दे, और सप्लायर को चाहिए एसेट की शिनाख्त करके दे दे, तो बस फिर सप्लायर का नाम लेसर पड़ जाएगा। Assets are never considered as identifiable if the lessor has the अच्छा खासा right of substitution, अच्छा खासा right उसको दें सब्सटीट्यूशन का, फिर ये लीज नहीं है, ऐसे ही धोखा है, ये लीज है, उसने कल कलाम को बदल देना है आपका एसेट। एक लेसर का हक एसेट के बदलने का समझा जाएगा अच्छा खासा है। ये दो अलग लफ्ज़ हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बदलना, सब्सटैंटिव का मतलब होता है अच्छा खासा। एक सप्लायर, ये मैंने आपके समझने के लिए ब्रैकेट डाली हुई है, ये एक सप्लायर का हक एसेट के बदलने का समझा जाएगा अच्छा खासा है अगर वो एसेट इस काबिल है कि बदला। अगर पेपर में कोई सवाल ऐसा है कि वो एसेट बदला ही नहीं जा सकता, यानी वो जब आप उसे कहेंगे मशीन अनइंस्टॉल करके मुझे वापस करोगे, कहें यार पागल है, 4 साल के लिए मैंने मशीन लीज पे ली थी, इतनी मुश्किल से इंस्टॉल किया, अब तो ये कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल एसेट विद स्पेशलाइज्ड नेचर कैन नॉट बी, ये स्पेशलाइज से मुराद वो नहीं है बिल्कुल ही स्पेशल नेचर का कोई एसेट है, मतलब नॉर्मल सा एसेट है, लेकिन इतना वो इंस्टॉलेशन मुश्किल कर दी गई है इसकी कि अब वो उसको अनइंस्टॉल करना बहुत मुश्किल हुआ है। इफ द सप्लायर वुड बेनिफिट, ये भी नहीं सिर्फ, बल्कि वो उससे बाद में लेसर क्या लेगा, फायदा भी लेगा। ऐसी चीजों में इंटरेस्ट लिया करें, ज्यादा मजे की चीजें होती हैं। आप लोग ऐसे हो जाते हैं ये है नहीं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर सप्लायर का राइट इज कंसिडर्ड टू बी अच्छा खासा, तो फिर डिसाइड कर दें आप क्या करें। तो लीज नहीं है। अगर सप्लायर का हक समझा जाए कि अच्छा खासा है तो द एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइड एंड दस देयर इज नो लीज। ये आपके लिए नहीं है कि पेपर में आप ये रूल लगा दें, ये वैसे जनरल बात बता रहे हैं। अगर ये डिफिकल्ट हो रहा हो डिटरमिन करना कि उसका बदलने का हक है या नहीं, तो आप एज्यूम कर लीजिएगा बदलने का हक नहीं होता आमतौर पे चीज़ों का, चीज़ बस दे दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो ये रूल लगा दें मतलब ये कि एग्रीमेंट पढ़ के अगर आपको ये लग रहा है,
अगर मुश्किल लग रहा है कि जानना कि लेसर ये बदल सकता है या नहीं, कई दफा टर्म्स में ऐसी बातें लिखी होती हैं कि समझ नहीं आ रही होती, तो बाद में जब रिश्ता हो जाता है तो निकाह मेहर वो जो तो इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन दैट द राइट इज सब्सटेंटिव और नॉट, तो वी मस्ट अज्यूम दैट सब्स्टिट्यूशन राइट इज लेसर। आमतौर पे इतना तंग नहीं करते लेसी को कि बदलें बार बार एसेट को। अच्छा जी, तैयार हो जाएं, अब जो है वो सवाल शुरू होने लगे हैं पास पेपर के। ये 2-3 लाइनें जरा पढ़ लें। क्या लेसी के पास कंट्रोल करने का हक है? कंट्रोल द यूज, उसके यूज का हक किसके पास होना चाहिए? लेसी के पास। इसमें एक बात है राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स, और दूसरी बात राइट टू इट। मैंने डायरेक्ट टू यूज पर बात पढ़ाई है, ये उसने तफसील लिखी हुई है। असल बात ये है पेपर में, असल में मेन बात यही में लिख के आएंगे, राइट टू डायरेक्शंस यूज की देने के लिए आपके पास वो वही जो आपको घरों के अंदर मैंने बात की है। कई दफा चीज आपकी पड़ी होती है लेकिन घर वाले किसी हिकमत बसीरत की वजह से, वो घर वालों को शौक नहीं होता आपको तंग करने का, वो बड़ों की बातें भी बड़ों वाली होती हैं, तो किसी हिकमत बसीरत की वजह से कह रहे होते हैं कि भी चीज़ आपकी है, क्लास में मोबाइल आपका है, लेकिन मैं आपको इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। तो द लेसी हैज अ राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट। ये ना इसको इंशाल्लाह बाद में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है, इसको कभी आईकेएप ने टेस्ट नहीं किया, लेकिन इसको बाद में पढ़ लेते हैं, इसको बस छोड़ दें अभी। अच्छा जी, पास्ट पेपर लपे आती है ये कि किसकी नज़म है? अल्लामा इकबाल की। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया तेरी। वो ये हमारे सेशन वाले नोट्स हैं, इतना पढ़ लिया हुआ हमने। ओए होए। सोलह तू पढ़े, 16 तू 120। अच्छा भाई, मैंने माना ये सवाल जो है वो सिर्फ कह रहे हैं कि आपको मुझे P&L बना दो और बैलेंस शीट बना दो। नोट तो इसका बनना कोई नहीं, तो P&L बना दो, बैलेंस शीट बना दो। ये सवाल अपनी जगह मैं मान रहा हूं। कोई मुझे इंग्लिश में पहले इसका जवाब दे दे जरा। ये नॉट अ लीव, ये लिख के आ जाएगा नॉट अ लीव। सवेर दे ऐसी पागलों की तरह लगे हैं। ओ भाई ने हाथ खड़े कर दिए, माशाल्लाह। खलो जाए, अंग्रेजी में बताना है। The asset is not considered as identified because the supplier has substantive right to substitute the asset. ऑन यकम मई 2021 अच्छा, ये सवाल से लाइन उठाई भाई ने। अच्छा ऑन यकम मई 2021 OL ऑप्टिमिज्म लिमिटेड, प्लीज। ऑन यकम मई 2021 OL entered into an arrangement with the Energetic Limited
ओएल कौन है, लेसर है लेसी है, ये जो भी है सप्लायर है, इस चक्कर में भी ना पड़े। एंटर्ड इनटू फॉलोइंग अरेंजमेंट, ओएल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एनर्जेटिक लिमिटेड फॉर द यूज ऑफ 5 photocopy machines for a non-cancelable period of 3 years। 6 महीने का किराया कितना तय हुआ है, 2 मिलियन। कैसे पे करेंगे, एडवांस में। अच्छा ये बात समझ जाया करें आप, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का किराया जकम मई को पे हो जाएगा, और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का किराया नवंबर में पे हो जाएगा। डन। वैसे इतना सा सोच के आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए था कि 4 महीने का प्रीपेड होगा और 8 महीने का एक्सपेंस होगा। ना थोड़े से बड़े हो जाए आप, चीजों को वैसे जबानी देख लिया करें। सुने जरा, मैं कह रहा हूं कि आप 6 महीने मुझे पूरे करा दें, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। यकम मई से अक्टूबर तक का किराया यकम मई को पे हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने नवंबर दिसंबर भी तो किराए पे दिया रखा। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का किराया यकम नवंबर को पे कर दिया। अब जब वो पे कर दिया तो नवंबर दिसंबर में इस्तेमाल करेंगे एसेट, लेकिन किराया दे चुके होंगे पहले ही, और किराया बेसिकली 6 महीने का दे चुके होंगे, लेकिन 31 दिसंबर पे खड़े होके 4 महीने का एडवांस दे चुके हैं। तो ये मैं कह रहा हूं 4 महीने प्रीपेड में जाएंगे और 8 महीने, ये सिंपल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाली बातें हैं। इसकी लीज की अकाउंटिंग तो नहीं आपको सिखानी, वो तो आपको बचपन से आती है। अच्छा जी, वो हमारी बात ही कुछ और थी। एज पर एग्रीमेंट EL हैज अ, अच्छा वैसे देखें तो ये ROULL वाली लीज है, ये शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट नहीं है, ये ROULL वाली लीज है। ROU फिगर भी बड़ी हाई है, फोटोकॉपी मशीन कोई सस्ती चीज नहीं होती, ROULL वाली चीज है ये। लेकिन शॉर्ट टर्म भी नहीं है, 3 साल की है, ना शॉर्ट टर्म है ना लो वैल्यू है। ये लीज बड़ी जबरदस्त लीज है, लेकिन ROULL की एंट्रीज ही नहीं हो सकती ना, क्योंकि आज पता चला कि सवाल शुरू करने से पहले 2 सवाल और पूछा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछले सारे सवालों में जाके भी मैं वो 2 सवाल आपको ढूंढवाऊं, क्योंकि ये जो इस तरह की लाइनें आया करेंगी ना, पता चल जाया करेगा इस तरह की बात हो रही है। पिछले जितने सवाल हैं वो हमें जाके रिवाइज करने की जरूरत नहीं कि कंट्रोल टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सर हम सारे पास पेपर पे लगाएं कल पागलों की तरह घर बैठ के। भाई वो लगाने की क्यों नहीं जरूरत। उन सवालों में इस तरह की जो 4 कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो लाइनें डली नहीं हुई थी, बस उनमें कोई मसला ही नहीं था। मसला तो तब आया जब ये वाली लाइन है, यहां तक तो हम बड़े नॉर्मल तरीके से चल रहे थे। आज वाला कॉन्सेप्ट अब नजर आया। एज पर एग्रीमेंट सप्लायर के पास अच्छा खासा राइट है कि वो मशीन को बदल सकते हैं, बस उसने लिख दी है। अब उसने जब लिख दिए तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। जारी बात है, फोटोकॉपी मशीन उठा के ले जाएं, दूसरी लाके दे दें, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। और अगला किराएदार शायद इन मशीनों के ज्यादा किराया देने को तैयार हो, ये किसी अच्छी कंपनी को, हम दूसरी कंपनी की इसको लाके दे देंगे, हम कह देंगे चलो यार तुम अपना गुजारा चलाओ, तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। अब ये नहीं सोचना कि इसमें 2 शर्तें पूरी हो रही है या नहीं, उसने यही वाली शर्त जो है वो पूरी करा दी है। एसेट्स आर कंसिडर्ड एज आइडेंटिफाइड या आर नॉट कंसिडर्ड एज आइडेंटिफाइड बोलेंगे, बोलें इधर एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं, जल्दी बताएं। Assets are not considered as identified if the lessor has the right to substitute। तो अगर आप लेसर इस एसेट को बदल सकता है तो इसका मतलब है कि फिर ये लीज नहीं है। बहरहाल थ्योरी का सवाल तो अगले किसी में लिखते हैं। फिलहाल आप जो है वो मुझे ये बता दें, इस डेटे से जो P&L और बैलेंस शीट बननी है वो कैसे बननी है। ज़बानी बताया मैंने आपको। एक्सपेंस में कितना जाने, पहले 6 महीने का पूरा 2 मिलियन और अगले 6 महीने का 2 × एक्सेलेंट 2/6,
6 से मुराद है नवंबर दिसंबर हमारे साल का, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगले साल का, और ऊपर वाले 2 से मुराद है नवंबर दिसंबर हमारे साल का। 2 प्रीपेड जबानी सोचे ना, बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा जबानी सोच लें, प्रीपेड जबानी जैसे सोचें। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का किराया 1 मई को दे दिया, तो ये तो फिर इस्तेमाल हो गया सारा ही किराया, ये तो फिर प्रीपेड नहीं, ये तो यूज हो गया और सिंपली सी एक बात सोचे ना, नवंबर दिसंबर अगले साल के 4 महीने का अगर बिजली का बिल दे दें तो दिसंबर पे कितना प्रीपेड है, प्रीपेड। तो और इधर से वैसे भी सोचे ना 4/6 ये कर दें, इसको P&L में डाल दें। चलें जी, नोट कर, किताब पे नोट कर लें, उसे एडजस्टमेंट से ऐसे लाइन खींच के ना। हो गया जी। कितना निकला? 1.33। एंट्रीज करनी है तो कर लें, वो गया खर्च हुआ वाली फिर कर लें, गुजारा चला लें। एंट्रीज तो खैर है, एंट्रीज में तो उधर से बूटी मार लें आप लोग। 1 मई को गया और अक्टूबर है ना, क्या 30 या 31 अक्टूबर को गया खर्च हुआ वाली कर लें। वो तो स्ट्रेट लाइन की जरूरत ही नहीं, इधर तो स्ट्रेट लाइन वैसे भी नहीं करना, स्ट्रेट लाइन तो लीज में करते हैं, ये तो वैसे जो दो है बस पहले 6 महीने का किराया, अब स्ट्रेट लाइन भी नहीं करना। जी 1 नवंबर को गया, हाँ 1 नवंबर को गया। यार वो ऊपर नोट दे देना ना, फॉर रेंट पेएबल एंड प्रीपेड रेंट आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट पेएबल, वो सही है। अगर आपने उस तरह करना है तो वो फिर सारे शॉर्ट टर्म लीज दो वाले इस तरह कर सकते हैं यार, मुझे तो कोई मसला नहीं। अगर आप लोगों को ये आदत है प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट कर दें, फिर रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड रेंट क्रेडिट कर दें, वो बिल्कुल कोई मसला ही नहीं। और फिर इधर प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट करें, उसमें से थोड़ा सा रेंट में ले जाइएगा, बिल्कुल। लेकिन हम तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं काफी दिनों से, इस वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन एक नोट दे दीजिएगा। हाँ जी बोलें। अच्छा, माना कि गया पैसे से इन्वॉल्व और खर्च हुआ 6 महीने के एंड से इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे खर्चा एक बुक करना पड़ेगा मजबूरन। माना कि गया और खर्चा, गया से ताल्लुक है और खर्च हुआ 6 मंथ एंड से ताल्लुक है, इसका भी गया इधर और 6 मंथ एंड से ताल्लुक है, लेकिन 6 मंथ एंड से पहले मेरा ईयर एंड आ गया। माना कि तुम्हारा बस स्टॉप फैसल मस्जिद में आखिरी, उससे पहले मेरा घर है, तो रोकें फिर। दो डिवाइडेड बाय 0. एंट्रीज आई तो फिर इसी तरह कर दीजिएगा, खैर है। कतरा कतरा बने समंदर।
यार को ढूंढो अपने अंदर। यार मैं तुझे मारूंगा भाई मेरे। यार टी काउंट ना बनाया करो ना, कि 1 साल का डेटा तो टी काउंट क्यों बनाने हैं? गया कितने? 2। लो यार ना बोला करें आप लोग, बाकियों से मैं बात कर रहा हूं। गया कितने? 4। और खर्च कितना हुआ है? आप बता दें प्रीपेड है या पेएबल है। और टी काउंट क्यों बनाने की जरूरत है? थोड़े बड़े हो जाए आप। 4 रुपए दे दिए हैं और खर्चे में कितने ले गए हैं? अब वर्सेस वाली कैलकुलेशन करके जबानी बता दें कि पहले तो ये बताएं प्रीपेड है या पेएबल है। 4 किराया दे दिया, 2.67 खर्चा था, ज्यादा दे दिया, तो इनका डिफरेंस प्रीपेड है। तो टी काउंट क्यों बनाने की जरूरत है? पहले साल के सवाल में तो 2 सालों का सवाल हो, फिर समझ आता है टी काउंट बनाए। हाइब्रिड में सारे के सारे मोबाइल चार्जिंग पे नहीं, एक लगा हुआ है चार्जिंग पे। अच्छा जी 14 ने कहा, अच्छा नोट करें। शॉट पार्टी बनाएं दूसरी। आपको पता होता है हम एक पॉज करके दूसरा पार्ट बनाते हैं, पता है आपको? बनाएं। क्वेश्चन 14